हेलो दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। हमारा नया टॉपिक है। बेसिकली हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये लास्ट पोर्शन है जो हम डिस्कस करेंगे। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इनफैक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की इट इज़ द वन ऑफ द मेन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। प्रैक्टिकली यूज करते हैं हम कैपेसिटर को, कंडेंसर भी बोलते हैं इसको। तो कैपेसिटर का टॉपिक मैं थोड़ी देर के बाद आपके सामने स्टार्ट करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता चुका हूं, हालांकि प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, देर आर मेन प्रॉपर्टीज जो कंडक्टर हमें शो करता है। कुछ प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, क्योंकि जिस बच्चे को वो प्रॉपर्टीज पता होंगी वही आगे कैपेसिटर के टॉपिक को थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली बता सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मैं पहले एक बार प्रॉपर्टी को आपको रिवाइज करवा देता हूँ। फिर उसके बाद हम कैपेसिटर का टॉपिक बड़े ही शानदार तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो दोस्तों अब आपको पता है, अगर मैं किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऐसा खेल खेलते हैं सच दैट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बिकम जीरो। तो हम ये कह सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी आई है, ठीक है, कंडक्टर के अंदर, वो क्या रहेगी? वो जीरो रहती है। रीजन एक ही है, ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर। ओके, जैसे मान लो ये कोई मेरे पास कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है, तो इसको मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। क्या पहचान होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की? सर पैरेलल लाइंस होती हैं। तो ये पैरेलल लाइंस है। तो आप बताओ, इस कंडक्टर को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हमने, तो ये जो चार्ज ऐसे इंड्यूस होता है, अब ये तो फील्ड है बाहर का, इसको तो मैंने एक्सटर्नल है, ठीक है ना, और ये अंदर का इंड्यूस फील्ड ऐसे पैदा हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन है ना दोस्तों, तब तक एक्यूमुलेट होते रहेंगे जब तक कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक बाहर वाले फील्ड के बराबर नहीं हो जाता, सच दैट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। ठीक है ना। देखो ये रहा, मान लो ई नोट क्या है मेरा? ई नोट मेरा एक्सटर्नल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है दोस्तों। और ये देखो ये कौन से वाला है? ये जो इंड्यूस, जो पोलराइजेशन की वजह से आया है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। और इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो जाएगा, तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो बनेगा। ठीक है, उसके बाद ये सारा वही है जो मैंने आपको बताया। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस कंडक्टिंग मटेरियल को हमेशा परपेंडिकुलरली पेनिट्रेट करती हैं। अगर मैं किसी कंडक्टर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ, ठीक है, अब अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी ना दोस्तों, वो अगर पेनिट्रेट करेंगी, एंटर करने की बात बोल दो या लीव करने की बात बोल दो, ऑलवेज बी परपेंडिकुलरली। हम ये बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज एंटरिंग, पेनिट्रेटिंग और लीविंग द कंडक्टिंग मटेरियल परपेंडिकुलरली। सर ऐसा क्यों? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली ना होके अगर वो किसी एंगल पे आ जाए, ठीक है, अगर किसी एंगल पे आ जाएंगी तो फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल आएगा, एक सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा। अब जो पैरेलल वाला कंपोनेंट आया, अब सरफेस पे तो चार्ज भी खड़ा हुआ है, द चार्ज इज ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। अब जो चार्ज सरफेस पे है और एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल आ गया, ये तो चमत्कार हो गया। अब वो पैरेलल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पे क्या लगाएगा? फोर्स, जिससे कि वो चार्ज दौड़ेगा, जिससे कि सरफेस करंट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन कंडक्टर में तो सरफेस करंट होता ही नहीं, तो इसका मतलब पैरेलल वाला कंपोनेंट तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है? परपेंडिकुलरली। कैसे? अभी देखो ध्यान से, जैसे ये कोई कंडक्टर था, अब ये मान लो चार्ज रखा हुआ सरफेस पे, बहुत सारा चार्ज है, मैं किसी पार्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ओके, तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, उसने ये मान लो इसका परपेंडिकुलर है, तो मैं इस चीज को वेरीफाई करना चाहता हूँ। मान लो ये एंगल थीटा है दोस्तों, देखो थीटा एंगल पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, परपेंडिकुलर ना होके थीटा एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे। अब जो ये कोस वाला कंपोनेंट है ना दोस्तों, ये क्या करेगा? ये इस क्यू वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा, एफ इक्वल टू क्यू ई, जिससे कि क्या बनेगा? सरफेस करंट। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो इसका देखो ये लिखा हुआ सारा का सारा
कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री से अदर देन एंगल पे एक्ट करती है, तो उसका एक कंपोनेंट आएगा जो टेंजेंट के अलोंग होगा और वी कैन से पैरेलल टू द सरफेस होगा, तो जिसकी वजह से वो चार्ज है वो एक्सेलरेट करेगा और वो किसको लीड करेगा, लीड्स टू द सरफेस करंट। बट देयर इज नो सरफेस करंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो सरफेस करंट एग्जीक्यूट ही नहीं करता, तो इसका मतलब वो किसी भी एंगल पे ना होके कैसे होगा, परपेंडिकुलरली होगा। आया ना समझ में? चलो, तो इट इज कॉन्ट्रडिक्शन, हेंस वी कैन से इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, यस। अगर मैं किसी कंडक्टर को चार्ज देता हूँ तो चार्ज कहाँ मिलेगा, वो चार्ज उसकी आउटर सरफेस पे फैल जाएगा। इफ वी सप्लाई चार्ज टू ए कंडक्टर देन इट विल रिसाइड्स टू द आउटर सरफेस। इस बात की पुष्टि किसने की, गॉस लॉ ने इसको प्रूव करके बताया था। तो आपको इतना याद रखना है कि कंडक्टर को अगर मैं चार्ज दूंगा तो कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, सारा का सारा चार्ज उसकी आउटर सरफेस पे फैल जाएगा। कैसे, देखो इधर, ये मान लो कोई कंडक्टर है, ठीक है, बोलो दोस्तों, तो उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा। वैसे भी देखो यहां से भी आप देख सकते हो, अगर ये कंडक्टर न्यूट्रल था, अगर ये कंडक्टर न्यूट्रल था, तो जब पोलराइजेशन की वजह से इंड्यूस चार्ज आया, तो जितना मैग्नीट्यूड नेगेटिव वाले का है उतना ही पॉजिटिव वाले का, सच दैट नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टिंग बॉडी इज जीरो। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज कंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यस। अच्छा, अगर मैं, और जो चार्ज है वो टेम्परेली सेपरेट करता है दोस्तों, सच दैट टोटल चार्ज रिमेन्स जीरो। उसके बाद इसको थोड़ा सा और फर्दर में वेरिफिकेशन के लिए मैं गॉस लॉ यूज करने जा रहा हूं, इसमें ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो उसके अंदर का चार्ज भी जीरो होगा। सर ये बात कैसे है, अगर उसके अंदर का चार्ज जीरो होगा तो चार्ज कहाँ मिलेगा आपको, इसकी आउटर सरफेस पे मिलेगा। कैसे मिलेगा, मैं आपको वेरीफाई करना चाहता हूँ। जैसे मान लो ये कोई कंडक्टिंग बॉडी है और मैंने इसको ग्राउंड से इंसुलेट कर दिया, देखो मैंने इसको ग्राउंड से इंसुलेट कर दिया और मैंने ये चार्ज इस बॉडी को दे दिया ऐसे, तो देखते हैं क्या होने वाला है। यस, इट जस्ट स्प्रेड टू द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी। और इसका प्रूफ गॉस लॉ से हो चुका है। और दोस्तों मेरी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें भी मैं उस प्रूफ को बता चुका हूं, ठीक है ना। तो ये क्यू, अगर ये क्यू जीरो है तो देखो ये आपको दिखाई दे रही साफ साफ, मैंने एक गॉसियन सरफेस यहाँ पे इमेजिन कर ली जस्ट इनसाइड द कंडक्टर। वी हैव टू एज्यूम ए गॉसियन सरफेस जस्ट इनसाइड द कंडक्टर। और कंडक्टर के अंदर तो प्यारे बच्चों ई जीरो होता है, ई तो जीरो होता है। तो ये जो गॉसियन सरफेस पे जब मैं गॉस लॉ अप्लाई करूंगा तो ई डॉट डी एस अंडर द क्लोज सरफेस इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अगर जो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द कंडक्टर, अगर यही जीरो है, दिस इंप्लाइज फ्लक्स जीरो एंड दिस ऑल्सो इंप्लाइज क्यू एनक्लोज्ड जीरो। इसका मतलब जो गॉसियन सरफेस मैंने जस्ट इनसाइड द कंडक्टर एज्यूम किया था वहां तक चार्ज नहीं है, तो फिर चार्ज कहाँ गया, आउटर सरफेस पे चला गया। आया ना समझ में? यस, देखो ध्यान से, ठीक है, ये सारी बात लिखी हुई है, बस थोड़ा सा समझ लीजिए आप। अपनी स्क्रीन को पॉज करके अच्छे से आप नोट भी कर सकते हो, समझ सकते हो, ये आ जाएगा। तो अगर ई जीरो है तो क्यू जीरो, में अभी बताया मैंने वही है सारा का सारा। और अब एक देखो, छोटी सी बात मेरी ध्यान से सुनना, अगर अंदर ई जीरो है, अगर पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल तो कांस्टेंट हो जाएगा। अब पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो पूरा जो कंडक्टर है वो एक इक्विपोटेंशियल रीजन की तरह बिहेव करेगा। ओके ना? यस। इसका मतलब इस फार्मूला से देख लो आप, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है ना दोस्तों, हम पता है ई किसके इक्वल होता है, सर माइनस डीवी बाई डी आर के इक्वल होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं ई को जीरो पुट कर देता हूं तो मेरा डीवी जीरो होगा, तो मैं कह सकता हूं कि उसका वी कांस्टेंट होगा एंड we can say that the conducting material behave as a equipotential surface or region। आया ना समझ में? ठीक है। अच्छा, और थोड़ा सा एक पॉइंट बता देता हूँ आपको, फिर वापस मुझे बैक आना पड़ेगा। अच्छा, अब सारा का सारा चार्ज सरफेस पे चला गया, सारा का सारा चार्ज कहाँ चला गया, आउटर सरफेस पे। अब सरफेस पे चार्ज है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, वो डिपेंड करेगा बॉडी की शेप पे। अगर बॉडी की शेप मेरी क्या है, सिमेट्रिकल, तो चार्ज मेरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और अगर बॉडी की शेप इरेगुलर है तब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसके लिए हम क्या बताते हैं, उसके लिए हम सिग्मा बताते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सिग्मा कैसे डिपेंड करती है, तो सिग्मा दोस्तों
बॉडी के शेप के हिसाब से अगर मैं बताऊं, जो सिग्मा होता है, यहाँ बता दूंगा आपको, सिग्मा जो है वो इनवर्सली विद रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करती है। यानी कि जहां बॉडी में शार्प एज होगा वहां पे कोरस्पॉन्डिंग सिग्मा ज्यादा होगा, हेंस वी कैन से द अकोमुलेशन ऑफ चार्ज इज ऑल्सो मोर। देखो जैसे कोई बॉडी है, ये मैंने इरेगुलर इन शेप ले लिया, अब बताओ इस वाले पे क्या है, शार्प एज है ना, तो यहाँ पे चार्ज का अकोमुलेशन ज्यादा हो जाएगा। देखो यहाँ का सिग्मा मैक्सिमम है, यहाँ का सिग्मा मिनिमम है, तो ये कैसे डिपेंड करता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा दोस्तों। हाँ, अब भाई मैं आपको इसमें आगे लेके चलता हूं, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब मैं कंडक्टर का एक टॉपिक लेके आ रहा हूं आपके सामने, तो ध्यान से सुनिएगा उसको दोस्तों। ओके, ठीक है।